हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई टॉप्ड इन टीजीटी एसएसटी डीएसएसबी एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम डीएसएसबी ने 2018 में कंडक्ट किया था और इसका रिज़ल्ट 2019 में आया है और मैंने इस एग्ज़ाम में रैंक 1 हासिल करी है ऑल इंडिया लेवल पे। तो हम बात करेंगे कि इसको हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले लोगों के अंदर एक मिथ होता है कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई करी होगी या 16 घंटे पढ़ाई करी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम की लग्जरी नहीं थी। मैं एमसीटी में प्राइमरी टीचर हूँ, तो सुबह से लेकर 2 बजे तक आई हैड टू बी इन द स्कूल में होना पड़ता था, तो इतना समय मेरे पास नहीं होता था। तो मैंने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की स्ट्रैटेजी अपनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम से अवगत करा देती हूँ और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ और धीरे धीरे मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज सिलेबस। ध्यान से पढ़ें। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की होती है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आपने अपनी डिस्ट्रक्शन की स्ट्रैटेजी खुद बना ली होती है, बिकॉज आपको पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है और क्या नहीं। और आप अपने मन मुताबिक किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं और किसी सब्जेक्ट में आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस पर ध्यान देना। तो इस सिलेबस में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं जो 20 मार्क्स ईच हैं। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और जीके। इनको आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चन सब में इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। टीजीटी एग्ज़ाम में जो 100 मार्क्स के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। सपोजिटली आप एसएसटी टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस उसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये सब क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा कि हमें सिलेबस पर ध्यान देना है। हमें किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। हमें ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट में हम धुरंधर बन गए और दूसरा सब्जेक्ट हमने छोड़ दिया है। बिकॉज आप कितना भी उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए, आपके पास सिर्फ कितने मार्क्स है स्कोर करने को? 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स से ज़्यादा उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक सब्जेक्ट के 20 आउट ऑफ 20 लाने से बेहतर है कि 5 सब्जेक्ट में आप 12 या 15 नंबर ले आइए। वो आपको सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। आपको किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले उसकी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आजकल सबको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। एवरीबडी नोज़ कि अब वो जो पेन से हम सर्कल फिल करते थे वो ज़माने गए। अब आपको क्या करना होता है? अब आपको जस्ट क्लिक करना होता है, द सर्कल गॉट फिल्स। तो वो कोई इशू नहीं है। आई एम सॉरी फॉर द स्क्रीन डिस्टर्बेंस। वेट ऑन। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ये आपको सबको पता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ नेगेटिव मार्किंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग जो है इस नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देते हैं और वो क्या करते हैं, कोई भी सब सवाल, सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते चले जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है बिल्कुल भी आप उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ वो आपके आते हुए क्वेश्चंस के मार्क्स भी खा जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको नेगेटिव मार्किंग को कैसे ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन कीप इट माइंड कि नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन या आपके रिजेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है 2 पार्ट्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर के 2 पार्ट्स हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई गैप नहीं है, टाइम गैप, कि आप सोचिए कि आपको पेपर 1 होने के बाद 2 घंटे मिलेंगे या 3 घंटे मिलेंगे। ये दोनों पेपर लगातार होंगे, लेकिन इनको डिवाइड किया गया है, किसी कारण से किया गया है। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम 40% मार्क्स नेसेसरी है पास होने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर 1 में मिनिमम 40% मार्क्स विच टर्म कम्स आउट टू बी 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, और पेपर 2 में भी 100 में से 40 मार्क्स ले आएँ। अगर आप ये 40 मार्क्स नहीं ले आते हैं तो आप रेस से पहले ही बाहर हो जाएंगे। अगर आप सोचें कि आप पेपर 1 में 100 में से 100 भी अटेम्प्ट कराते हैं और पेपर 2 में आप 40 में से 35 ला पाते हैं या 40 में से 30 लाते हैं, स्टिल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको दोनों ही पेपर में 40% मार्क्स लाना नेसेसरी है।
नेक्स्ट पॉइंट है पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों 20-20 मार्क्स के सेट के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चन एक साथ प्रेजेंट नहीं करता है DSSP। अब उसने ऐसा पैटर्न बताया है कि हर एक सेट आएगा, एक सेट में 20 क्वेश्चंस होंगे, आपको वो 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेट पे जा सकते हैं। 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके और उसको सबमिट करके ही आप नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। एक बार जो क्वेश्चन सबमिट कर दिए उनको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखें। अगर आपने सबमिट कर दिया और आपने सोचा कि मैं पहले सारे जो आता है वो कर लूँ और बाद में देखूंगा, तो ये नहीं होगा। आप वापस एक सेट पे नहीं जा सकते। अगर आपने उसको सबमिट कर दिया तो वो हो गया, फिर आपके पास चाहे 1 घंटा बचे या आधा घंटा बचे, यू हैव टू सिट आइडल, आप दोबारा उस सेट पे नहीं जा सकते हैं। तो किसी भी सेट को सबमिट करने से पहले आप ध्यान रखें कि आप जो उसमें बेस्ट कर सकते थे वो आपने करा है। अब पेपर 1 और पेपर 2 का डिवीजन कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। पेपर 1 100 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है। पेपर 1 में मोस्टली सबसे पहले रीजनिंग आता है 20 मार्क्स, उसके बाद आता है जीके 20 मार्क्स, उसके बाद आता है मैथ्स 20 मार्क्स, उसके बाद आता है इंग्लिश 20 मार्क्स और उसके बाद आता है हिंदी 20 मार्क्स। जब आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे या आप जितने आपको आते हैं उतने आप अटेम्प्ट कर लेंगे, आप उसको सबमिट करेंगे, तभी आपको जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आप जीके के क्वेश्चन नहीं देख सकते हैं। फिर आप जब जीके के फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप मैथ्स देखने को मिलेगा आपको। इन द सेम मैनर आपको फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फिर हिंदी के क्वेश्चन। जब आप ये शुरू के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ये उसके बाद आप पेपर 2 में जाते हैं। पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होता है। ये 100 मार्क्स जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि SST के लिए आपको मेनली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इन सब से सवाल पूछे जाते हैं। प्लस इसमें 10 से 15 मार्क्स या मे बी समटाइम्स 20 मार्क्स ऑल्सो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, बिकॉज आप टीचिंग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। हम इस पे ध्यान ही नहीं देते और सारा खेल यहीं ख़त्म हो जाता है। ये डिसाइडिंग फैक्टर है। ये मैंने इसमें 2 स्टार इसीलिए लगाए हैं बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप घर से कितना भी पढ़ के चले जाइए, आप कितने बड़े टॉपर क्यों ना हो, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता, यू आर बाउंड टू फेल, आप पक्का फेल होंगे। रीज़न बीइंग, अभी आप ये देखिए, मैंने इसमें पूरा मैथमेटिक्स करके आपको दिखाया है। टोटल टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट। टोटल क्वेश्चंस आपके पास हैं 200 क्वेश्चंस। टाइम अवेलेबल फॉर 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 36 सेकंड मिल रहे हैं। आप सोचिए, कुछ लोग तो 36 सेकंड में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, उसको अटेम्प्ट करना तो भूल जाइए। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड मिल रहे हैं। पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करने का टारगेट आपका हमेशा होना चाहिए, ठीक है। आपके सिलेक्शन के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। कितने, सपोजिटली 70 to 80% चिल्ड्रन आर लाइक दैट, जो पेपर को पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। वो पीछे का ऑप्शंस भी नहीं देख पाते कि क्या क्वेश्चन आए थे या क्या नहीं आए थे। बहुत बार ऐसा होता है कि पीछे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में इतना उलझ जाते हैं कि हम पीछे तक पहुंच ही नहीं पाते और वो हमारे छूट जाते हैं। आई एम टेलिंग यू, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आपने पेपर पूरा कंप्लीट नहीं किया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। और अगर आपने जैसे तैसे पेपर पूरा कर लिया, ठीक है, उसमें शायद आपने बहुत सारे सवाल ऐसे छोड़े होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, पर आप एटलीस्ट आपने हर क्वेश्चन को देखा, आपने उसको इवेलुएट किया। अगर आपको आता था तो आपने करा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत धीरे पढ़ते हैं तो सर प्लीज़, आई एम सॉरी टू से, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल DSSB क्या कर रहा है, बहुत बड़े बड़े फैला के ऑप्शन दे रहा है। उसका आंसर ढूंढने के लिए आपको कम से कम 1 मिनट तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो 30 सेकेंड्स तो आपके गए, आप तो पेपर आधा भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी, अदरवाइज आप पेपर को पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। इसके लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग या बाकी टेक्निक्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी को स्पेसिफिक समस्या है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी कि रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंट गेसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या होता है इंटेलिजेंट गेसिंग?
आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपने कितनी भी मेहनत करी हो, कितनी भी बुक्स पढ़ी हो, ये मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको 200 में से 200 सवाल आते हो। किसी के साथ ऐसा नहीं होता, आपके साथ भी नहीं होगा। तो क्या करें, इसमें आता है रोल इंटेलिजेंट गेसिंग का। इंटेलिजेंट गेसिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसमें आपको गैस करना है। आपको पता नहीं है शॉर्ट आंसर क्या है, लेकिन आपको गैस इंटेलिजेंटली करना है, अंधों की तरह नहीं लगना है कि नहीं आता फिर भी चलो इसका ए लगा देता हूँ, इसका बी लगा देता हूँ, इसका सी लगा देता हूँ, फिर तो आप पक्का फेल हैं, आपसे ये पेपर कभी क्लियर नहीं होने वाला है। तो इसका क्या रहता है, इसकी ट्रिक है, अगर किसी क्वेश्चन का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, सपोज इस बार का रणजी ट्रॉफी किसने जीता, 4 ऑप्शन आपने पढ़े, आपको पता ही नहीं, आपको बिल्कुल, आपने वो न्यूज़ कभी देखी नहीं थी, आपने कभी सुना ही नहीं रणजी ट्रॉफी क्या होती है, चारों के जो नाम थे वो आप पहली बार सुन रहे हैं, छोड़ दीजिए, लीव इट। मतलब उस पर 1 सेकेंड मत लगाइए, उसको जल्दी से छोड़िए और आगे बढ़िए, समय वेस्ट मत करिए, डोंट अटेम्प्ट इट। इससे आप सेफ जोन में रहेंगे, एटलीस्ट आप नेगेटिव में तो अपने नंबर नहीं कटा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट सही से करे हैं वो उसके नंबर तो नहीं आपके जा रहे हैं क्योंकि आपने तुक्केबाजी में कुछ भी लगा दिया। तो अगर किसी क्वेश्चन का आपको एक भी ऑप्शन नहीं पता है, छोड़ दीजिए उसको। नेक्स्ट है, अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हटा पा रहे हैं, एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो सपोज आपके पास क्वेश्चन आया कि इंडिया में कौन से सिटी में अभी अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है, तो उसमें ऑप्शन है, आपको पता है कि जयपुर नहीं है, आपको पता है कि कश्मीर नहीं है, लेकिन 2 में आपको डाउट है, एक अहमदाबाद है, एक हैदराबाद है, ठीक है, अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। जिसमें से आप 2 हटा सकते हैं, 4 ऑप्शंस में से 2 आपने हटा दिया, उस क्वेश्चन को आप 100% अटेम्प्ट करिए। उससे फ़ायदा क्या होगा वो आप देख लीजिए, मैंने इसमें भी कैलकुलेशन करके आपको बताया है। मानो आपके पास 10 सवाल थे जो आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करे, ठीक है, खराब से खराब सिचुएशन में भी क्या होगा, 10 में से 2 ठीक होंगे, 8 गलत, 2 ठीक के आपको 2 मार्क्स मिल गए, 8 गलत के आपके नेगेटिव मार्किंग में 8 गलत के सिर्फ आपके 2 मार्क्स गए, 2 आपको मिले, 2 आपके चले गए, 0। आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ कोई नहीं, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि 10 में से सिर्फ आपके 2 ही ठीक होंगे। 90% चांसेस में होता है कि 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे ठीक निकल जाते हैं और उसमें आपको फ्री के 2 या 3 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन माइंड यू, ये ट्रिक तभी चलती है जब आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए कि पक्का पक्का मुझे पता है कि ये 2 तो इसके उत्तर नहीं है, बाकी 2 जो बचते हैं उसमें आपको डाउट है। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आई एम श्योर आप काफ़ी फ्री के नंबर बटोर सकते हैं। जहाँ लोग पॉइंट्स में सिलेक्शन में रह जाते हैं, 2-3 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप बहुत लोग इस समस्या से, दुविधा से बिल्कुल गुजर रहे होंगे कि 1-2 पॉइंट पे उनका सिलेक्शन रह गया है। तो ये जो है ना, इन्हें ब्राउनी पॉइंट्स बोलते हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे, इनको बिल्कुल मत जाने दीजिएगा, इनको प्लीज़ अटेम्प्ट करिएगा। अब आता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सिर्फ आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं और बाकी 3 में आप अनश्योर हैं। मतलब एक तो आपको पता है कि हाँ भाई जयपुर तो नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता कश्मीर है, हैदराबाद है या अहमदाबाद है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि आपका एग्जाम जा कैसा रहा है, नॉर्मली आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, तो आप उसको मत करिए, वो रिस्की है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत गंदा हुआ है, मैंने तो बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मुझे कुछ आता ही नहीं, तो फिर इन एनी केस आपका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होने वाला है, तो इसमें अपना लक आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये 50-50 केस है, रिस्की केस है, इसको तभी करिए जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना बचा हो। नेक्स्ट है, बाद के लिए कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ें। हमारे अंदर एक थोड़ी वो रहता है कि पहली बार पढ़ते हैं तो सोचते हैं चलो इसको गोला लगा देते हैं, बाद में आके देखेंगे, क्या पता तब याद आ जाए। इतना टाइम नहीं है, 36 सेकंड प्रत्येक क्वेश्चन का समय आपको मिल रहा है। कुछ लोग तो इसको प्रश्न पढ़ने में ही ख़त्म कर देते हैं। 36 सेकंड क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में ही समय निकल जाता है, उसको सॉल्व करना, उसके बारे में सोचने का तो समय ही नहीं है। तो कभी भी नेवर लीव एनी क्वेश्चन फॉर लेटर स्टेज। ये तो भूल जाइए कि आपके पास इतना टाइम आपको मिलेगा कि आप वापस से उस क्वेश्चन को आके देख पाएंगे। और अगर आप आ भी गए तो आप सोचिए, एक बार आपने 15-20 सेकंड उस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ने में वेस्ट करें, अब वापस आए फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्वियसली ऐसे आपको याद तो रहेगा नहीं क्वेश्चन क्या था।
आप वापस से उसको पढ़ेंगे, फिर आपने 15-20 सेकेंड वेस्ट करे एक ही क्वेश्चन के लिए। तो आप बस ये सोचिए, अगर आता है तो उसी समय आता है उसको टिक करिए, और नहीं आता तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। ये नहीं होगा, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट, बी स्मार्ट। आता है करो, जो मैंने आपको अभी बताया। नहीं आता छोड़ दो और आगे बढ़ो। डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। आपका वो एक सवाल आपके 4 सवाल खा जाएगा जो शायद आपको आगे आते हों। नेक्स्ट इज वैकेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी उतना आपके लिए आसान है, ये तो सिंपल सी बात है। और जितनी कम वैकेंसी होगी उतना हार्डवर्क आपको ज़्यादा चाहिए होगा। हार्डवर्क मतलब स्मार्ट वर्क। ठीक है, वैसे तो हार्डवर्क हर एग्ज़ाम हर पोस्ट के लिए ज़रूरी है, बट जैसे जैसे वैकेंसी कम होती चली जाती है वैसे वैसे आपका हार्डवर्क बढ़ना चाहिए। अब एक पेपर में 1 लाख लोग compete कर रहे हैं 1000 वैकेंसी के लिए, दूसरे पेपर में 1 लाख लोग compete कर रहे हैं 10 वैकेंसी के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है 10 वाली वैकेंसी में आपको और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो कुछ लोग देखते ही नहीं है वैकेंसी कितनी है, वो बस फॉर्म निकलता है, देखते हैं कि अच्छा फॉर्म निकला है, भर देते हैं। दे डोंट केयर कि कितनी वैकेंसी है, 200 वैकेंसी हैं या 20 वैकेंसी हैं। आपकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि कितनी वैकेंसी है। नेवर टेक ऑफ योर आइज फ्रॉम द नंबर ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आप उसी हिसाब से अपनी मेहनत और हार्डवर्क पुट इन करिए। लास्ट पॉइंट इज PYQ। PYQ स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और शायद बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में, उसमें बहुत बिजी रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है कि क्या उनको क्या करना है, हमें अगर आता होगा तो कर ही लेंगे, अगर नहीं आता होगा तो कहाँ से करेंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हम किताब पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें समझ आ गया और हम पेपर में कर लेंगे, लेकिन जब वो पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है अरे यार ये किस तरीके से पूछ लिया, ये तो मैंने याद ही नहीं किया था, ये याद करने का था क्या। तो हमें वहाँ पर शॉक लगता है। एग्ज़ाम सेंटर में शॉक लगाने से बेहतर है घर पे शॉक लगा लीजिए। ठीक है, 50 to 60% स्टूडेंट सिर्फ किताबें पढ़ के एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और एग्ज़ाम में जाके शॉक्ड हो जाते हैं। वाई? कारण दे डोंट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते ही नहीं है कि पहले इस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। अगर उन्होंने बुक पढ़ने से पहले वो क्वेश्चंस देखे होते, मैं तो आपको एडवाइस करूँगी पहले क्वेश्चंस देखिए फिर बुक पढ़ना स्टार्ट करिए। कुछ लोग उल्टा करते हैं, पहले बुक्स पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी गलत स्ट्रैटेजी है। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर आप बुक को उस लेंस से पढ़िए, उस नज़र से पढ़िए कि हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है, ये हर बार आता है, ये ज़रूर पढ़ना है, ये तो सब बेकार है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वाला क्या करेगा, पेज 1 से पेज 200 तक एक एक लाइन को, एक एक नाम को रटेगा। स्मार्ट वर्क वाला क्या करेगा, पेज 1 से लेके 200 तक सिर्फ वो 200 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेगा जो हर बार पेपर में आ रही है, जो एग्जामिनर पूछ रहा है या जो एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, अब इसका कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है या क्या एग्जाम में आ रहा है? जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो माई लास्ट एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एटलीस्ट 5 to 10 सेट्स ऑफ PYQ। कम से कम 5 से 10 पुराने साल में जो हुए हैं वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करिए, जिससे आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आइडिया लग जाएगा। फाइन। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है तो अंधाधुंध किताबें पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए। पहले उस एग्ज़ाम को समझो, उसकी रिक्वायरमेंट समझो, उसके लिए एक प्लान और स्ट्रेटजी बनाओ और फिर पढ़ना शुरू करें। आई फाउंड कि सब करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एक्सेट्रा रटने में बिजी हैं, कोई इन बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा। अगर आप सब पढ़ के याद करके भी चले गए लेकिन एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, या एग्ज़ाम की पैटर्न से अवगत हुए बिना आप सोच रहे हैं कि टॉप कर लेंगे, तो यू आर मिस्टेकन। हार्डवर्क से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। इट वॉज स्मार्ट वर्क जिससे मुझे हर एग्ज़ाम को क्लियर करने में मदद मिली। स्मार्ट वर्क क्या है, कैसे करना है, वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।